घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। गलत दिन शुरू की गई यात्रा आपकी असफलता, आपके दुर्भाग्य या आपके दुख का कारण न बन जाए। देखिए कालचक्र। और देखिए, वैसे तो हम आपसे अपील करते हैं कि मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए जितना कम हो सके उतना घर से बाहर निकलें। बहुत ज़रूरी ना हो तो यात्रा को टाल दीजिए, क्योंकि इस कोरोना काल में यात्रा करना आपको और आपके अपनों को मुश्किल में डाल सकता है। लेकिन अगर बात सामान्य स्थिति की जाए तो हमारे शास्त्रों में यात्रा करने के लिए कुछ विशेष मुहूर्त, तिथियां और कई खास नियम बताए गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि यात्रा के दौरान दुर्घटना होने से हमारे मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, जैसे कि हम ये सोचने लगते हैं कि आखिर हम घर से क्यों निकले, किसका मुंह देखकर निकले, आज हमारी किस्मत हमारे साथ क्यों नहीं थी। लेकिन इन सब बातों के बावजूद क्या आपने कभी सोचा है कि आपने किस तिथि, किस मुहूर्त, किस प्रहर में यात्रा शुरू की? नहीं तो आज का कालचक्र बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं कि किन तिथियों में यात्रा करने से महालाभ मिलता है और किन तिथियों में की गई यात्रा हमें मुसीबत में डाल सकती है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो अभी पंडित जी से आप लाइव बात कर सकते हैं। फ़ोन नंबर नोट कीजिए 0120665241। हमें ज़रूर फ़ोन करिए। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 28 अप्रैल 2021 दिन बुधवार। आज बैसाख कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है, जो पूरे दिन रात रहेगी। विशाखा नक्षत्र शाम 5:13 तक। इसके बाद अनुराधा नक्षत्र शुरू होगा। व्यतिपात योग दोपहर 3:51 तक। इसके बाद वरियान नाम योग शुरू होगा। आज सर्वार्थ सिद्धि योग है और अमृत सिद्धि योग भी बना हुआ है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त हैं, जैसे बुधवार है तो राहु काल रहेगा 12 बजे से 1:30 बजे तक और यमगंड काल रहेगा सुबह 9:01 तक। गुलिक काल सुबह 10:40 से 12:19 तक रहेगा। इन अशुभ समयों में किसी प्रकार के कार्य का शुभारंभ न करें और न ही यात्रा के लिए प्रस्थान करें। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से की गई यात्रा शुभ होती है, कैसे मुहूर्त और तिथियों का आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप यात्रा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो वक्त है, ऐसे में अगर यात्रा को टाल सकते हैं तो ज़रूर टाल दीजिए। पंडित जी, अभी एक कठिन दौर चल रहा है, देश एक कठिन दौर से गुजर रहा है और हम सभी इस वक्त तमाम उन सावधानियों को ध्यान में रख रहे हैं जो कि संक्रमण से हम अपने आप को सेव कर सकें, बचा सकें। लेकिन फिर भी अगर सामान्य दिनों की हम बात करें तो यात्रा किन परिस्थितियों में करनी चाहिए, तिथि मुहूर्त कैसे हम देख सकते हैं, तो यही बताइए कि यात्रा करते वक्त किन सावधानियों को हम ध्यान में रखें, क्या बातें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए? देखो रोमिता, वैसे तो सनातन धर्म में यात्रा करने के लिए बहुत नियम दिए गए हैं जी। जैसे यात्रा करते समय पहला, जिस दिशा में यात्रा कर रहे हैं उस दिशा में दिक्सूल न हो। दिक्सूल कहते हैं दिशाशूल को। दिशाशूल क्या है? सोम शनिचर पूरब न जाए, सोमवार और शनिवार को पूरब नहीं जाना चाहिए। मंगल बुध उत्तर दिश कालू, मंगलवार और बुधवार को उत्तर दिशा का दिशाशूल होता है। बृहस्पति ये दक्षिण जाए, बिना कसूरे जूता खाए, तो मतलब कि बृहस्पतिवार को दक्षिण दिशा का दिक्सूल और रविवार और शुक्रवार को पश्चिम दिशा का दिशाशूल। इन दिनों में इन दिशाओं की यात्राएं नहीं की जाती हैं। ये तो रही एक बात। दूसरी बात तिथियों की। परिवार से लेकर के पूर्णिमा तक ये कुल 16 तिथियां होती हैं और तिथियों का प्रयोजन है योगिनी से। वैसे संस्कृत का श्लोक बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने इसको शॉर्टकट किया है याद करने के लिए, अपने याद करने के लिए। पु उ अ न द प बाई यही विधि योगिनी जाई। ये हमारा अपना फार्मूला है, ये कहीं किताब में नहीं मिलेगा। पू माने पूरब, उ माने उत्तर,
अ माने अग्निकोण, न माने नैऋत्य कोण, द माने दक्षिण, प माने पश्चिम, ब माने वायव्य कोण, ई माने ईशान कोण। ये 8 तिथियों में योगिनी 8 दिशाओं में रहती है। योगिनी सम्मुखे धूते गमे युद्धे च मृत्युदा अशुभा भाम भागस्था पृष्ठे जगथे जयप्रदा। पीछे और दाहिने योगिनी रहे तो शुभकारी होती है, सामने और बाएं योगिनी रहे तो मृत्यु देने वाली होती है। तो योगिनी का भी विचार किया जाता है। इसके बाद में चंद्रमा का विचार किया जाता है। सन्मुख चंद्र लाभ गोहरावे, दाहिने चंद्र सदाबहार, बामे चंद्र धन की हानि, पीछे चंद्र रोग बढ़ावे। तो सन्मुखे अर्थलाभस्य, दाहिने सुख संपदा, बामे सुख विनाशाय, पृष्ठे चंद्र धनक्षय। ये चंद्रमा का भी विचार किया जाता है। चंद्रमा का विचार कैसे किया जाता है? चंद्रमा का विचार किया जाता है चंद्रमा के दिशाओं के हिसाब से। मेषे च सिंहे धन पूर्व भागे, वृखे च कन्ये मकरस्तुजाम में, युग्मे तुले कुंभ शशि प्रतिच्चाम, शक्कर काली मीने दिस्तो चरस्याम। इस तरह से। और राहु के भुक्त नक्षत्रों को भी देखा जाता है। लेकिन आज हम तिथियों पर बात करेंगे। तो परिवार हमारे यहाँ तिथियाँ 15 हैं। इनको 5 संख्याओं में विभाजित किया गया है। ठीक है ना? अगर आप इसको जानते रहेंगे तो मेरी बात बीच में जब होगी तो उसमें आपको समझने में आसानी होगी। 5 कौन सी संज्ञाएं हैं? परिवा, छठ, एकादश, नंदा। परिवा तिथि हो, छठ तिथि हो या एकादशी हो तो उसको कहते हैं नंदा तिथि। द्विज, द्वादश, सप्तम, भद्रा। द्विज तिथि हो, द्वादशी हो या सप्तमी हो तो उसको भद्रा तिथि कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भद्रा हो जाएगा। भद्रा का मतलब होता है कल्याण करने वाला। तीज, त्रयोदश, अष्टमी, जाया। तीज, त्रयोदशी और अष्टमी हो तो जया तिथि होती है। और चौथ, चतुर्दश, नवमी, रिक्ता। चौथ हो, चतुर्दशी हो या नवमी हो तो रिक्ता तिथि होती है। रिक्ता का मतलब आप समझ रहे हैं ना? रिक्त माने होता है खाली, रिक्ता माने होता है जो बिल्कुल खाली हो। तो निंदा, रिक्ताम सर्वत्र निंद्यते। रिक्ता तिथि को सभी कार्यों में हर समय त्याग माना गया है। और पंचमी, दशमी, पूर्णिमा, पूर्णा। पंचमी, दशमी या पूर्णिमा तिथि हो इसको पूर्णा संज्ञक के नाम से जानते हैं। तो परिवा तिथि में भूल करके भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। द्वितीया तिथि यानी दूज के दिन यात्रा करना शुभ होता है। क्योंकि देखिए, कृष्ण पक्ष के चंद्रमा का प्रतिपदा का तिथि जो होती है उस दिन से चंद्रमा अपनी कलाओं से नीचे होना शुरू होता है। इसलिए प्रतिपदा की तिथि कृष्ण पक्ष की अमान्य है। और अमावस्या के बाद जो तिथि होती है प्रतिपदा की, उस दिन चंद्रबल बिल्कुल क्षीण रहता है। द्वितीया से चंद्रमा का उदय होता है। इसीलिए कहते हैं जिम द्वितीया को चंद्रमा शीर्ष नवय सबको। द्वितीया के चंद्रमा के सामने पूरे संसार का सर झुकता है। तो इसीलिए प्रतिपदा त्याज्य है। इस तिथि में यात्रा से कार्य सफल नहीं होता है, लेकिन द्वितीया में यदि यात्रा की जाए तो कार्य में सफलता मिलती है। कारोबारी यात्राओं के लिए या किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस दिन की गई यात्रा लाभ देती है। तृतीया तिथि को तीज भी कहा जाता है। इसको जया तिथि भी कहते हैं, क्योंकि इस तिथि में किए गए कार्यों में विजय प्राप्त होती है। तृतीया तिथि में यात्रा करना कल्याणकारी होता है। तो इस तरह से एक चीज़ मैं बताना शायद भूल गया, राहु काल जो हम रोज़ बताते हैं। राहु काल में भी यात्रा का शुभारंभ नहीं करना चाहिए। राहु काल में भी शुरू की गई यात्रा दुखदायी होती है। अगर इन सब बातों को ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से एक सुव्यवस्थित यात्रा होगी। लेकिन कभी ऐसा भी हो जाता है जब तिथि कुछ हो, दिन कुछ हो, बार कुछ हो, परिस्थिति कुछ हो, लेकिन हमें यात्रा करना है। कोई ऐसी इमरजेंसी है कि अब जाना ही जाना है, रुक नहीं सकते। तब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, इस पर भी आपको बताऊंगा कि सारी परिस्थितियां आपके विपरीत हों। तिथि, वार, नक्षत्र, लग्न, प्रहर, चंद्रमा सब आपके विपरीत हो और यात्रा आपको करना है और तब भी झंडा अपना गाड़ना है। तो आज वो उपाय आपको बताऊंगा कैसे आप क्या करके यात्रा करें कि समय आपका कदम चूमे और परिस्थितियां आपके सामने नतमस्तक हो जाएं। आप केवल कार्यक्रम में बने रहिएगा और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी क्या स्थिति है कि बिना तिथि, वार, नक्षत्र, लग्न, प्रहर के विचार के आप यात्रा शुरू करें और सफलता आपके कदम चूमे। लेकिन कहना ये चाहता हूं, कोरोना का तांडव बहुत बढ़ा हुआ है, डरने की कोई बात नहीं है। पूरा साहस, पूरा धैर्य रखिए, नारायण के ऊपर विश्वास रखिए
और अपने धर्म, संप्रदाय और इष्ट के हिसाब से देवी देवताओं की पूजा का क्रम जरा बढ़ा दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि प्रभु इस संसार पर आई हुई आपदा को आप दूर करें, मानवता का जैसे भी रक्षण हो सके, कल्याण हो सके वैसा करें। और हाँ, अपने दर्शकों से कम कहना चाहता हूँ कि आप लोग कालचक्र के दर्शक हैं और आपसे जब मिलता हूँ तो आप लोगों का ज्ञान सुन करके मुझे खुद लगने लगता है कि मैं कहाँ इनके सामने ठहरता हूँ। तो ऐसे में आप लोग अपने घरों में 108 बार काला तिल, घी, चीनी, शहद से महामृत्युंजय मंत्र का सुबह शाम हवन करना शुरू कर दीजिए और भगवान शिव से प्रार्थना करिए कि वो विश्व का, देश का, परिवार का कल्याण करें। मैं भी एक अखंड महामृत्युंजय हवन का आयोजन शुरू कर रहा हूं और ये तब तक चलेगा जब तक कोरोना का नामो निशान नहीं मिटा देंगे। तो इसलिए सभी लोग अपने घरों में जैसी भी परिस्थिति हो हवन करना शुरू करें। इससे आपके परिवार की, राष्ट्र की, देश की हर तरह से हिफाजत होगी। और अगर आप किसी दूसरे धर्म को मानते हैं सनातन धर्म के अलावा, तो आप अपने धर्म के अनुसार अपने देवी देवताओं की उपासना करके और इस विकट स्थिति से निकलने के लिए प्रार्थना कीजिए, जिससे विश्व का कल्याण हो। चलिए, तो अभी आपने जाना कि कैसे यात्रा के दौरान आपको तिथि, नक्षत्र और वार का ध्यान रखना होता है और इन बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपकी यात्रा शुभ होती है। साथ ही से पंडित जी ने जिक्र किया कि ऐसे लोग जिन इन परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रख सकते हैं, बहुत ज़रूरी है यात्रा करना, वो कैसे यात्रा कर सकते हैं इसके बारे में भी पंडित जी आपको बताएंगे, इसलिए बने रहिएगा कालचक्र के साथ। फिलहाल राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बारी मेष राशि की। कैसी रहेगी आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, देखिए। मेष राशि के जातकों को बताऊं कि आज का गोचर आपका यह है कि आपके राशि में सूर्य, शुक्र और बुध 3 ग्रह विराजमान हैं। ऐसे में बुध और शुक्र दोनों ग्रह अस्त हैं और आपके व्यय भाव का स्वामी बृहस्पति आमदनी के स्थान में है। इसका मतलब कि खर्चे आज बढ़ जाएंगे। आज आपका इमीडिएट बॉस आपके किसी बात को बुरा मान सकता है। आपके परिवार में आपसे कोई वाद विवाद हो सकता है। चेस्ट से रिलेटेड समस्या हो सकती है। वाद विवाद से बचने की कोशिश कीजिएगा और अगर संभव हो तो मछलियों को दाना डालिएगा। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए बादामी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करेंगे चतुर्थी और पंचमी तिथि की, क्योंकि इससे पहले हमने बात की प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया तिथि की है। इन तिथियों में की गई यात्रा हमारे भविष्य पर कैसा असर डालती है? क्या इन तिथियों में यात्रा करना आपके लिए लाभकारी साबित होगा या फिर इसे टालना ही सही होगा? पंडित जी, अगर हम चतुर्थी और पंचमी तिथि की बात करें तो क्या इन तिथियों में यात्रा करना ठीक होता है या फिर इन तिथियों में अगर यात्रा करना है तो इसे टाल दें? देखो रोमिता, चतुर्थी तिथि की जो संज्ञा है वो रिक्ता की संज्ञा है। अच्छा। चौथ, चतुर्दश, नवमी रिक्ता। चौथ, चतुर्दशी और नवमी ये रिक्ता तिथियां हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि रिक्ताम सर्वत्र निंद्यते, रिक्ता की सर्वत्र निंदा होनी चाहिए और इसे त्याग देना चाहिए। ठीक है, लेकिन रिक्ता तिथि पर अगर शनिवार का दिन पड़ जाए तो ये सिद्धा बन जाती है, तब इसका दोष मिट जाता है। शास्त्रों में कहते हैं चतुर्थी मरणात् भयम, चतुर्थी के दिन यात्रा की जाए तो मरण भय होता है और ये मृत्यु भय कारक होती है, इसीलिए तो रिक्ता है। तो इस तिथि में किए गए किसी भी कार्य या यात्रा का सुफल नहीं मिलता है। इस दिन कोई काम नहीं करना चाहिए, चाहे आपको वाहन खरीदना हो, चाहे आपको पढ़ाई शुरू करनी हो, चाहे आपको कोई फॉर्म भरना हो, चाहे आपको राजनीति का कोई काम करना हो, मतलब जीवन के किसी प्रकार के कार्य का शुभारंभ इस तिथि में नहीं किया जाना चाहिए। और ऐसा यदि आप जबरदस्ती कर रहे हैं और उसका सटीक आप उपाय नहीं जानते हैं तो धोखा होगा। और अगर आप जानते हैं कि इस दुर्योग को भी संयोग में कैसे बदला जाता है, तब निश्चित रूप से आपका सौभाग्य जागेगा। इस तिथि में यात्रा करने पर चोट लगने, दुर्घटना होने, नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। इसी तरह से पंचांग की जो पंचमी तिथि है उसकी संज्ञा पूर्णा है। पंचमी, दशमी, पूर्णिमा, पूर्णा माने पूरा। पंचमी तिथि में यात्रा करना हर तरह से सिद्धिदायक होता है।
विजय दिलाने वाला होता है। तभी तो विजयदशमी के दिन विजय मुहूर्त होता है। षष्ठी तिथि को परिवार छठ एकादश नंदा, देखिए नंदा तिथि आ गई ना। षष्ठी तिथि को कीर्ति के नाम से भी जाना जाता है। इस तिथि में यात्रा करना थोड़ा सा हानिकारक भी होता है। खष्टित्व न लाभाय, यात्रा के लिए लाभकारी नहीं होती है। तो खष्टी तिथि के दिन हो सके तो यात्रा ना करें। कारोबारी या नौकरी पेशा इस तिथि में यात्रा शुरू ना करें। षष्ठी तिथि में यात्रा टालना काफ़ी बेहतर माना जाता है। और आइए बात करेंगे वृषभ राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। आपके द्वितीय भाव में मंगल की स्थिति है और आपके राशि में इस समय राहु की स्थिति है। व्यय भाव में तीन ग्रह हैं, तो घरेलू कामों पर खर्चा होगा, बजट बिगड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर काम में सफलता मिलेगी, विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। दोपहर के बाद परिवार में किसी से झगड़ा विवाद भी हो सकता है और बीमार लोगों की सेहत में सुधार आएगा। बस करना क्या है, मानहानि का योग है, इसलिए सोच समझकर बोलिए। किसी जरूरतमंद को अनाज दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। किसी भी महीने की सप्तमी और अष्टमी तिथि यात्रा करने के लिए कैसी मानी गई है, इसके बारे में जानते हैं। पंडित जी, इसके बारे में बताएं कि क्या अगर कोई विशेष यात्रा इन तिथियों में की जाती है तो वो सफल हो जाती है, या फिर इस तरह की यात्रा हमें टाल देनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? देखिए, द्वि द्वादश सप्तम भद्रा, द्वितीय मैंने बताया था कि यात्रा करना अच्छी बात होती है। अब ये सप्तमी आ गई। सप्तमी भी भद्रा संज्ञक है। भद्रा का मतलब ये मत समझिएगा जैसे लोग प्रचलन में है, करे इस काम में तो भद्रा पड़ गया, भद्रा पड़ गया। अरे भद्रा का मतलब होता है, भद्र का मतलब होता है कल्याण करने वाला, भद्रा का मतलब होता है कल्याण कारक। भद्रा का मतलब गलत नहीं होता है। सप्तमी तिथि को मित्रापदा भी कहते हैं। ये तिथि चंद्रमा की 7वीं कला है और यात्रा करने के लिए ये तिथि कभी कभी अशुभ भी मानी जाती है। जिस उद्देश्य के लिए आप यात्रा कर रहे हैं उसका अशुभ फल भी मिलता है। तो सप्तमी तिथि में सिर्फ धार्मिक यात्राएं की जा सकती हैं। आप देव दर्शन के लिए जा रहे हैं तो इस तिथि में जाइए। पंचांग की जो 8वीं तिथि है उसे अष्टमी तिथि कहते हैं। तो इस तिथि को कलावती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन यात्रा करना भी हानिकारक माना गया है। अष्टमी यात्रा रोगोत्पादक होती है, इसमें रोग बढ़ते हैं। तो अष्टमी तिथि से यात्रा करना रोग का कारण बन सकता है। लेकिन ध्यान इस बात का देना चाहिए कि अगर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि होगी तब तो ये निश्चित रूप से त्यागने योग्य होगी। लेकिन अगर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि होगी तो इस दिन आप इसे अगर यात्रा में सम्मिलित कर लेंगे तो नुकसान नहीं होगा। लेकिन अष्टमी तिथि को ध्यान रखिएगा कि योगिनी ईशान कोण में रहती है। अष्टमी तिथि को अगर यात्रा करेंगे तो या तो उत्तर जाइएगा और या तो पूरब जाइएगा। चलिए, तो अभी आपने जाना कि इन तिथियों में की गई यात्रा शुभ होती है या अशुभ होती है, और अगर अशुभ है तो इस यात्रा को टाल देना ठीक है। आइए बात कर लेते हैं मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के जातकों का आज पूरा दिन कैसा बीतने वाला है, देखिए। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में इस समय मंगल गोचर कर रहा है और 8 अंश 39 कला पर गोचर कर रहा है, और आपका राशि स्वामी इस समय बुध अस्त हुआ पड़ा हुआ है। तो ऐसे में धन लाभ तो होगा लेकिन खर्च बढ़ने की संभावना बनी रहेगी। काम में सफलता मिलेगी, दोस्त या भाई से संबंध मधुर होंगे, सेहत अच्छी रहेगी, पुराने रोगों में भी आराम मिलेगा। ज़्यादा मनोरंजन में समय बर्बाद ना करें, अपने इष्ट देव की आराधना करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और मिथुन के बाद अब बारी कर्क राशि के जातकों की। आज का पूरा दिन कैसा बीतने वाला है, शुभ उपाय, शुभ अंक आपके लिए क्या है, देखिए। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय तुला राशि में गोचर कर रहा है। 27 अंश 56 कला पर कुछ देरी में
ये वृश्चिक राशि में अपनी नीच राशि में चला जाएगा, इसलिए इसका बल इस समय कमज़ोर हो गया है। और बल जब कमज़ोर हो गया है तो कर्क राशि के जातकों का खर्च भी बढ़ेगा और रोग और दवाई पर भी पैसा खर्च होगा। आज बनते काम भी बिगड़ेंगे, परिवार में वाद विवाद भी बढ़ सकता है। शारीरिक मानसिक रूप से आज आप बहुत अच्छा नहीं महसूस करेंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। आज काल चक्र का विषय बेहद ही खास है, जो आपके भविष्य, आपकी तरक्की, आपकी सेहत और आपकी सुरक्षा से सीधा जुड़ा हुआ है। आज काल चक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं कि किस तिथि में यात्रा करने से आपकी किस्मत संवरेगी, कौन सी तिथि यात्रा के लिए बिल्कुल शुभ नहीं है। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं नवमी, दशमी, एकादशी तिथि की। क्या इन तिथियों में की गई यात्रा उत्तम होती है या फिर इसे टाल देना बेहतर होता है? जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, नवमी, दशमी और एकादशी तिथि की अगर बात की जाए तो क्या इन तिथियों में हमें यात्रा करनी चाहिए? अब देखो, नवमी भी तो रिक्ता है ना जी। अगर चतुर्थी रिक्ता है तो नवमी भी रिक्ता है, और इसको उग्रा के नाम से भी जाना जाता है। उग्रा माने जो उग्र हो। तो ऐसे में इस तिथि में कोई भी शुभ कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यात्रा तो यात्रा, इस तिथि में छोटा सा कोई संकल्प भी नहीं लेना चाहिए। ये बिल्कुल शुभकारी नहीं होती है। नवमी तिथि से यात्रा शुरू करने से कोई न कोई कष्ट और रुकावट जरूर मिलती है, और नवमी तिथि के दिन यात्रा शुरू करने वालों का मन हमेशा अस्थिर रहता है। इस दिन यात्रा करने वाले व्यक्ति के मन में निराशा और वैराग्य का भाव जागृत हो सकता है। दसवीं तिथि को तो पूर्णा कहते हैं। ये यात्रा में लाभ दिलाती है, सुख बढ़ाती है। आप किसी खास उद्देश्य से यात्रा करना चाहते हैं तो दसवीं तिथि को यात्रा करिए। अगर आप बार बार कमाने जाते हैं और कमा नहीं पाते हैं, फिर मुंह बना के लौट आते हैं, तो विजयदशमी के दिन जब विजय मुहूर्त हो दोपहर में, उस समय आप यात्रा के लिए प्रस्थान करें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सारे ग्रह गोचर आपके एक तरफ धरे रह जाएंगे और आप सफलता लेकर के ही लौटेंगे। तो दसवीं के दिन की गई यात्रा उस व्यक्ति के लिए और उसके पूरे परिवार के लिए बहुत ही सुखदायी होती है। एकादशी से यात्रा करना हमेशा शुभकारी होता है। एकादशी से यात्रा शुरू करने से हमेशा लाभ मिलता है। इस तिथि में मांगलिक कार्य के लिए की गई यात्रा में देवी देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है। तो सिर्फ तिथियां ही नहीं, और इसके साथ बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे चंद्रमा का विचार, दिक्सूल का विचार, राहुकाल का विचार, राहु के भुक्त नक्षत्रों का विचार, देश काल परिस्थिति का विचार। इन सब चीज़ों का भी तो विचार करेंगे। चाहे मुहूर्त जितना अच्छा हो, लेकिन अगर कहीं कोरोना तांडव कर रहा है और मुहूर्त है कि आप जाइए, तो आप चले जाओगे? नहीं जाना चाहिए ना। यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। यद्यप शुद्ध हो, लेकिन अगर लोक मत के विरुद्ध हो तो ना उसको करो ना उसका आचरण करो। तो इस समय मैं अपने सभी दर्शकों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बहुत आवश्यक हो तो यात्रा करें। भीड़ भाड़ वाली जगह पर बिल्कुल ना जाएं। मास्क हर समय लगाएं। सैनिटाइजर से हाथ हर समय धोते रहें। घर में साबुन से भी हाथ धोएं, और बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में ना आएं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि पैनिक में भी ना आएं, बहुत डरें भी नहीं। कोरोना एक ऐसा रोग है कि अगर ये होते ही पता चल जाए और इसके लिए छोटे छोटे इलाज कर लिए जाएं तो ये निश्चित रूप से ठीक हो जाता है और कष्ट नहीं देता है। लेकिन जो लोग इस डर के मारे जांच नहीं कराते हैं कि जांच कराऊंगा तो कोरोना निकल आएगा, और ऐसे 5-6 दिन का समय निकाल देते हैं और 5-6 दिन तक दवाई नहीं लेते हैं, तो क्या होता है कि ये कोरोना जाकर के फेफड़े में पहुंच जाता है। तब इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अगर थोड़ा सा भी सिस्टम आए और आप RT-PCR की जांच करवा लें और उसके लिए मामूली कैल्शियम की गोलियां और जिंक की दवाइयां और 2-4 टेबलेट डॉक्टरों से परामर्श लेकर के अगर आप सेवन करें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन के अंदर निगेटिव हो सकते हैं। लेकिन पैनिक में ना आए, डरें नहीं, इस बात का भी ध्यान रखें।
चलिए, तो पंडित जी की बातें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और इस वक्त जिस तरह का दौर चल रहा है, ऐसे में इन बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। लगातार यही हम आपसे अपील करते हैं कि आज हम ये ज़रूर बता रहे हैं कि किन तिथियों में आपको यात्रा करना है, लेकिन फिलहाल जो वक्त चल रहा है, जो परिस्थितियां हैं, उस हिसाब से यात्रा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। इसे टाल देना ही आपके लिए बेहतर होगा। सिंह राशि के जातक हैं तो आज का पूरा दिन कैसा बीतने वाला है, देखिए। सूर्य भाग्य स्थान में है, उच्च राशि में है, तो चलिए चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए तो ये कहेंगे कि आमदनी से ज़्यादा खर्च होगा, लेकिन सूर्य की स्थिति को ये देखकर कहेंगे कि आपका आत्मविश्वास देखने लायक होगा। दोपहर के बाद नया काम शुरू कर सकते हैं। किसी करीबी से कोई अप्रिय समाचार मिल सकता है। अब कोरोना के अलावा और कौन सा अप्रिय समाचार मिलेगा। शरीर में थकान और आलस की अधिकता रहेगी। आज कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। और एकादशी तिथि के बाद अब बारी आती है द्वादश, त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि की। इन तिथियों में किस तिथि में की गई यात्रा धन हानि कराती है? कौन सी तिथि कारोबारी यात्रा के लिए शुभ मानी जाती है और किस तिथि में की गई यात्रा से निराशा हाथ लगती है? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अगर इन तिथियों में यात्रा की जाती है तो ये कैसा असर डालती है? शुभ होता है, अशुभ होता है? देखिए, द्वादशी तिथि का नाम यशोबला भी माना जाता है। ये भद्रा तिथि है। भद्रा का मतलब बता रहा हूं ना, कल्याणकारक। तो इस तिथि में यात्रा करना सर्वथा कल्याणकारी माना गया है। हाँ, कभी कभी नुकसानदायक तब होती है द्वादशी तिथि जब उस दिन कोई ऐसा योग बन रहा हो जो हानिकारक हो, जैसे यमगंड काल हो, राहु काल हो, तिथि दग्ध हो रही हो। तब इस तिथि में यात्रा करने से धन हानि हो जाती है। कारोबारियों को इस तिथि में भूल करके भी यात्रा नहीं करना चाहिए। इस तिथि में यात्रा करने से असफलता और निराशा हाथ लगती है। त्रयोदशी तिथि से यात्रा संधि, सुलह और समझौता करने के लिए अच्छी मानी गई है। किसी बड़े कारोबारी डील के लिए भी त्रयोदशी तिथि में यात्रा की जा सकती है। कोई कॉन्ट्रैक्ट पाना चाहते हैं तो त्रयोदशी तिथि में यात्रा शुरू कर सकते हैं। चतुर्दशी तिथि की यात्रा चलित कार्यों में सफलता देती है। चतुर्दशी तिथि में मामूली कार्यों के लिए यात्रा की जा सकती है। ये भी रिक्ता तिथि है, लेकिन इस दिन महत्वपूर्ण यात्राएं टालना ही बेहतर है। चतुर्दशी में एक चीज आप कर सकते हैं, दुर्गा उपासना, क्योंकि अष्टम्याम, नवम्याम, चतुर्दश्याम चैकचेतसः, चतुर्दशी के दिन भगवती शक्ति की आराधना करने पर शक्ति प्रसन्न होती है और अपने साधक की मनोकामना पूर्ण करती है। इसलिए यात्रा के लिए तो ये तिथि ठीक नहीं है, लेकिन शक्ति आराधना का शुभारंभ अगर करना चाहते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। ये आपकी मनोकामना को पूरा करेगा। जो लोग घूम घूम कर शो करते हैं, कर्तव्य दिखाते हैं, उनके लिए इस दिन यात्रा करना शुभकारी माना गया है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात करेंगे कन्या राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। साथ ही आज उनके लिए शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। आपका राशि स्वामी बुध एक तो अस्त है, दूसरे आपके राशि से मृत्यु भाव में है। इसलिए मैं तो यही कह पाऊंगा कि खर्च बढ़ने की पूरी संभावना बनी हुई है। कारोबार में तो लाभ मिलेगा। आपके साथ काम करने वाले लोग आपका सहयोग करेंगे, लेकिन किसी करीबी से मनमुटाव भी हो सकता है और स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। अपने अंदर घमंड न आने दें, बेवजह जिद न करें, गाय को रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं कि पंडित जी, अगर अमावस्या या पूर्णिमा की तिथि हो तो क्या इस दिन हमें यात्रा करनी चाहिए? 16 तिथियां होती हैं भाई, जिसमें पूर्णिमा तक 15 और एक अमावस्या 16 हो जाती है। यही चंद्रमा की 16 कलाएं हैं। बचपन में मैं सुनता था कि भगवान राम का जन्म 12 कलाओं से हुआ है, कृष्ण का जन्म 16 कला से हुआ है। तो मैं ये मन में समझता था, हे राम भगवान से कृष्ण भगवान ज़्यादा बल वाले हैं, ज़्यादा उनकी मान्यता है, वो ज़्यादा कला वाले पैदा हुए हैं।
जब धीरे धीरे होश आया, दिमाग आया, तब पता चला नहीं, चंद्रवंश में कृष्ण पैदा हुए थे और सूर्य वंश में राम पैदा हुए थे। सूर्य की 12 रश्मियाँ ही होती हैं, 13वीं रश्मि सूर्य की नहीं होती है। इसलिए राम भगवान 12 कला के अवतारी हैं। और चूंकि चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, ये 16 कलाएं तिथियों के घटने बढ़ने के क्रम को ही कहते हैं, परिवा से लेकर के पूर्णिमा तक, और उसके बाद एक अमावस्या जोड़कर 16 कलाएं हो जाती हैं। तो 16 कला चंद्रवंश में पैदा हुए कृष्ण, इसलिए वो 16 कला के अवतार माने जाते हैं। ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, दोनों बराबर हैं और दोनों की स्थिति बराबर है। बस बात एक है कि एक सूर्य वंश में पैदा हुए थे, एक चंद्रवंश में पैदा हुए थे। ठीक है, तो अब अगर आपके दिमाग में भी ये बात 12 कला और 16 कला की होगी तो आपको समझने में आसानी होगी। अमावस्या तिथि के दिन तो भाई बिल्कुल यात्रा नहीं करना चाहिए। अमावस्याम न यात्रा कुर्यात। अमावस्या तिथि में नकारात्मक ऊर्जा प्रभावी रहती है। ऐसे में इस तिथि में यात्रा भूल करके भी नहीं करनी चाहिए। और पंचांग की 15वीं तिथि को पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा और गुरु अगर एक नक्षत्र में हो जाएं, कभी संयोग बने, तो इसे उत्तम माना जाता है। लेकिन होता यह है कि सूर्य और चंद्रमा जब 12 अंश 20 कला के अंतर पर रहते हैं तो पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाती है। और जब चंद्रमा जब सूर्य से एक कला आगे निकल जाता है तो उस समय ये पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाती है। कुछ मामले में तो ठीक भी है, लेकिन एक मामले में ज्योतिष के हिसाब से कहूँ तो इस योग में पैदा होने वाले जो है बहुत अच्छे नहीं होते हैं। पूछिए क्यों? तो इसलिए कि सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ रहेंगे तो ये ज्योतिष का एक योग है अधम योग, वो बन जाएगा। और अधम योग में 100% काम करने पर 50% से ज़्यादा फल नहीं मिलता है। और सूर्य चंद्रमा एक साथ रहने पर ऐसा आदमी जिद्दी हो जाता है, हट्ठी हो जाता है और अपने जिद और हठ की वजह से अपना बहुत नुकसान कर लेता है। तो इसलिए इस तिथि में यात्रा नहीं करनी चाहिए, असफलता मिलती है। जो लोग अपने दैनिक कार्यों में हर रोज यात्रा करते हैं उनको यात्रा मुहूर्त नहीं देखना चाहिए। छठ, अष्टमी, नवमी और चतुर्थी तिथियों का हर पक्ष में इन्हें छिद्र के रूप में माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन जिन्हें रोज यात्रा करनी है, जिन्हें रोज ड्यूटी पर जाना है, जिन्हें रोज दुकान पर जाना है, उसे यात्रा नहीं कहते हैं। यदि आप कहीं जा रहे हैं और दिन भर में आप अपने गंतव्य पर वापस आ रहे हैं तो उसे यात्रा नहीं कहते हैं। यात्रा उसे कहते हैं जहां जा कर के आप एक रात्रि विश्राम करें, उसे यात्रा कहते हैं। और जहां जाकर आप दिन भर में ही लौट कर आ रहे हैं उसे यात्रा नहीं कहते हैं। उसको यात्रा से न जोड़ें, उसे आप अपने सुविधा अनुसार चलने आने जाने में उपयोग करें। चलिए, तो अभी आपने जाना कि अमावस्या और पूर्णिमा पर अगर आप यात्रा करते हैं तो इसके किस तरह से प्रभाव आपके जीवन पर पड़ते हैं, इसे जरूर ध्यान में रखिए। तुला राशि की बात कर लेते हैं। आज का पूरा दिन तुला राशि के जातकों का कैसा बीतेगा, देखिए। तुला राशि वालों का गोचर तो बढ़िया है, लेकिन शुक्र अस्त है और तुला राशि का स्वामी है। चलिए, कोई बात नहीं, शुक्र की पूरी दृष्टि तो है, अभी चंद्रमा तो है आपके राशि में, तो लक्ष्मी की कृपा तो आपके ऊपर आज बनी रहेगी और तरक्की मिलेगी। बहुत से आपको प्रोत्साहित होने का भी अवसर मिलेगा। अगर आप विवाह के योग्य हैं तो शादी की बात भी पक्की हो सकती है। मन प्रसन्न रहने से स्वास्थ्य भी सहायक रहेगा। अगर यात्रा पर जा रहे हैं तो सावधान रहें, बिना सलाह लिए कोई काम ना करें। केला दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए जामुनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। संजीव हमारे साथ नोएडा से कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। संजीव जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। पूछे क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। नमस्कार मैडम। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार भाई। पंडित जी, मैंने अपने बेटों के बारे में पूछना था आपसे। जरा जोर से बोलिएगा। पंडित जी, मैंने बेटों के बारे में पूछना था आपसे जी। मेरा
बड़ा बेटा 26/12/1995 का उसका डेट ऑफ बर्थ है, सत्यम उसका नाम है। पंडित जी उसका कैरियर वगैरह कैसा रहेगा आगे का काम? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि आपके पुत्र भाव का स्वामी जो है और उससे दशम भाव का स्वामी मंगल और शनि की जो स्थिति बन रही है, ये सदाष्टक योग की स्थिति बन रही है। अभी तो उनके करियर में कुछ खास उन्नति उत्थान मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, अभी तो सब कुछ अंधेरे में लग रहा है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि मुझे लग रहा है कि सितंबर अक्टूबर के बाद अगर वो प्राइवेट सेक्टर में अपने नौकरी के लिए प्रयास करें तो उन्हें सफलता मिल सकती है, या फिर प्रॉपर्टी या अचल संपत्तियों से संबंधित किसी कार्य में हाथ लगाएं तो उसमें भी सफलता मिल सकती है। और आइए बात करेंगे वृश्चिक राशि की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, देखिए। वृश्चिक राशि में इस समय केतु विराजमान है। वृश्चिक राशि में बहुत जल्दी चंद्रदेव आने वाले हैं। ऐसे में खर्चा बढ़ेगा और अचानक जिसे आप नहीं जानते होंगे ऐसा भी कोई खर्चा आपके सामने आएगा। कार्य क्षेत्र में या कहीं भी कोई गलतफहमी ना होने दें, वरना काम प्रभावित होगा। आज अपनी वाणी और व्यवहार पर संयम रखें, वरना रिश्ते बिगड़ेंगे। मन बेचैन रहेगा, कई तरह की चिंताएं सताएंगी, जिससे सेहत पर असर पड़ेगा। कानूनी मामलों से दूर रहें और वाद विवाद से बचें। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं, पीपल का पेड़ लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और कालचक्र दर्शक सतेंद्र हमारे साथ बिहार से जुड़ गए हैं, बात करेंगे उनसे। सतेंद्र जी, बहुत स्वागत है कालचक्र में। पूछिए पंडित जी से अपना सवाल। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे सत्येंद्र जी। हमको सर जरा सा अपने बच्चे हैं, एक पहला बेटी है, दूसरा सर बेटा है। इनके भविष्य के बारे में सर जानकारी लेनी थी। किसके बारे में? सर एक बेटा और बेटी है सर। बेटी का जन्म 98 में है सर, 16 अगस्त 98। बेटा का जन्म है सर 16 जून 2000 जी। सर हम क्या ये दोनों हमारे बच्चे मांगलिक हैं और इन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं सर? और बेटी का सर शादी कब तक होगा सर? बस यही मैं बताता हूँ। सबसे पहले सतेंद्र जी, आपका जो बेटा है वो तो मांगलिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मंगल का विचार करके ही इसके विवाह शादी का प्रयोजन करना चाहिए। जहाँ तक बेटी का प्रश्न है तो उसका मांगलिक दोष नहीं दिखाई दे रहा है बिल्कुल कहीं से भी, और इनका करियर अच्छा होगा। सरकारी नौकरी के बारे में तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पुत्र भाव से दशम भाव का स्वामी बृहस्पति अपने से व्यय में बैठा हुआ है। तृतीय एकादश की युति है। लेकिन हाँ, बैंकिंग और टीचिंग में अगर ये प्रयास करें तो सरकारी भी नौकरी इनको मिल सकती है। बेटी की जहाँ तक बात है तो ये पढ़ाई में कुछ थोड़ा सा कम ठीक जा रही है। इसको और पढ़ाई करने के लिए रोज सरस्वती चालीसा का पाठ करना चाहिए, और अगर हो सके तो सप्तमी तिथि को इसे नीम के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। ये उपाय करने के बाद इसकी पढ़ाई भी ठीक हो सकती है, इसका करियर भी ठीक हो सकता है। अब बात करेंगे धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का आज का राशिफल? पूरा दिन कैसा बीतने वाला है, देखिए। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि पर मंगल की जहां पूर्ण दृष्टि है, वहीं आपके पंचम स्थान में सूर्य बुध शुक्र का गोचर है, और आपके छठे स्थान में राहु है। धार्मिक कार्यों पर आपका देखिए श्रीमान खर्च होगा, और सभी काम आप समय पर पूरा कर लेंगे। परिवार में किसी से वाद विवाद हो सकता है। बीमारी में सुधार की पूरी संभावना बनी हुई है। बस करना आपको ये है कि गुस्से पर संयम रखिए, और हो सके तो आज हल्दी वाला दूध जरूर पीजिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और धनु राशि के बाद अब बात मकर राशि की करते हैं। आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहने वाले हैं? साथ ही क्या आज आपका भाग्य मजबूत रहने वाला है, देखिए। आपकी मकर राशि है तो आपके राशि में शनि देव विराजमान है। आपके द्वितीय भाव में बृहस्पति है। आपके सुख स्थान में सूर्य बुध शुक्र हैं, लेकिन आपके संतान भाव में राहु है। ऐसे में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि पैसों के मामले में कई परेशानियां आज आपको कम होती हुई नजर आएंगी। कारोबार में और साझेदारी से भी आज आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन परिवार में कलह बढ़ सकती है। सेहत का साथ मिलेगा, चैन की नींद आएगी।
सोच समझकर निवेश करिए, किसी को पैसे उधार नहीं देना चाहिए। वैसे भी बुधवार का दिया हुआ पैसा कहाँ मिलता है वापस। फटे पुराने कपड़ों को घर से निकालें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि के जातकों का पूरा दिन कैसा बीतेगा ये भी हम जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले काल चक्र दर्शक सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। सौरभ जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए पंडित जी से अपना प्रश्न। सौरभ जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, शायद पहुंच रही है जी। अपना सवाल करें। मैं अपने पापा के बारे में पूछना चाहता हूँ। वो बहुत बीमार रहते हैं। क्या नाम है आपके पापा का? मेरे पापा का नाम शोभा सिंह है। क्या नाम है? शोभा सिंह। 1973। अच्छा, और कितने साल के हैं? वो उनका जन्म 1973 में हुआ है। जी, तो आपके पिता भाव का स्वामी मंगल है बेटा, जो अपने भाव से इस समय देखने पर अष्टम भाव में विराजमान है। आपके पिताजी को खून से संबंधित बीमारी है, नसों की बीमारी है, जिसके कारण इनका डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और इनके शरीर का इम्यून पावर बहुत कमज़ोर हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने पिताजी से कहें कि मंगलवार के दिन काले चने भिगोकर गुड़ के साथ 5 मंगलवार किसी हनुमान मंदिर में उसका प्रसाद चढ़ाएं और प्रसाद वहाँ उपस्थित लोगों में बांटें, अपने घर भी लाएं। ये उपाय करने से काफ़ी हद तक इनको दवाइयाँ काम करेंगी और इनकी सेहत ठीक होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करेंगे उनकी जिनकी राशि कुंभ है। कुंभ राशि के जातकों का आज पूरा दिन कैसा बीतेगा, क्या आज उनका भाग्य मजबूत होगा, देखिए। चलिए, अब कुंभ राशि की बारी आ गई। तो बृहस्पति आपके राशि में विराजमान है। धन भाव के स्वामी होकर के खर्च नियंत्रित रहेगा। कारोबारियों के लिए दिन अच्छा है। माँ से विशेष सहयोग मिलेगा और परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। आज चिंताएं कम होने से राहत महसूस होगी। पुराने रोगों में आराम महसूस होगा। आज अति आत्मविश्वास में कोई गलती ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। आज सूती कपड़े धारण कीजिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब पंडित जी से जल्दी से जानते हैं कि वो कौन सी 3 राशियां हैं जिन पर शनि की 7.5 चल रही है। कैसा बीतेगा इनका 7.5 का पूरा काल, कैसे करनी है शनिदेव की पूजा, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, कौन सी वो 3 राशियां हैं जिस पर शनि की 7.5 चल रही है, पूरा साल का लेखा जोखा क्या है और कैसे कृपा पा सकते हैं शनिदेव की? देखो रोमिता, पहली बात तो ये कि जो दर्शक हमसे नए नए जुड़े हैं उन्हें ये जानना चाहिए कि क्या है 7.5। 7.5 कहते हैं 7.5 वर्ष को। शनि 7.5 वर्ष तक जिन राशियों को प्रभावित करता है उन्हीं को कहते हैं 7.5। शनि जिस राशि पर रहता है उसके आगे वाली राशि और पीछे वाली राशि पर, और जिस राशि पर रहता है उस पर, तीनों राशियों पर 7.5 होती है। इस समय शनि की स्थिति कहाँ है? मकर राशि में। तो धनु राशि वालों के लिए शनि की 7.5 का ये अंतिम फेज चल रहा है। 17 जनवरी 2023 को, 2022 के अंत में ही समझ लीजिए कि इनको 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी। 29 अप्रैल 2022 को धनु राशि वालों पर शनि की 7.5 तो खत्म हो जाएगी, लेकिन 12 जुलाई 2022 को बकरी शनि फिर एक बार आपकी राशि में आ जाएंगे। ऐसे में 12 जुलाई 2022 से लेकर 17 जुलाई 2023 से धनु राशि वालों को शनि थोड़ा कष्ट दे सकते हैं। धनु राशि वालों को शनि की टेढ़ी नज़र से पूर्ण रूप से 17 जनवरी 2023 के बाद ही बचना होगा। मकर राशि वालों पर भी शनि की 7.5 चल रही है। इस पर 7.5 का मध्य चरण चल रहा है। मकर राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं, तो मकर राशि वालों को शनि की 7.5 से मुक्ति 29 मार्च 2025 को मिलेगी। मकर राशि वालों के लिए शनि की 7.5 बुरी नहीं होती, क्योंकि शनि स्वयं इसके मालिक हैं। कोई बाप अपने बेटे को थोड़ी सताएगा। ऐसे में 2025 तक मान सम्मान में वृद्धि होगी, स्थान परिवर्तन का योग बनेगा। और कुंभ राशि के जातकों पर भी शनि की 7.5 है। कुंभ राशि पर 7.5 का पहला चरण चल रहा है।
कुंभ राशि वालों को 23 फरवरी 2028 में शनि की 7.5 से मुक्ति मिलेगी। डरिएगा बिल्कुल मत। शनि देव की उपासना या सुंदरकांड का पाठ करने पर 7.5 का प्रभाव बिल्कुल सकारात्मक और अच्छा हो जाता है। हनुमान जी की कृपा से शनि देव प्रसन्न हो जाते हैं। और आइए अब बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। आज का पूरा दिन कैसा रहेगा, देखिए। देखिए, गोचर तो आपका ये कहता है कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति व्ययभाव में है, तो अचानक खर्च बढ़ेगा और काम में सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। खर्च बढ़ने से कोई मतलब नहीं है। माँ के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। भोजन और नींद में अनियमितता रहेगी। आज जरूरत से ज़्यादा भावुक ना हो। महिलाओं का सम्मान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा। शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी ने आपको जानकारी दी कि कैसे तिथियों को ध्यान में रखकर आप यात्रा करें। और अपील हमारी आप सभी से यही है कि कोरोना काल में यात्रा से बचें, बहुत ज़रूरी होने पर ही यात्रा करें। पंडित जी, बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।